आप सभी का। मैं हूं कृतिका, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख जिसमें 4 खबरें आज प्रमुख हैं। और 4 खबरों में पहली खबर है एक चुनाव को लेकर के। जी हां, एक देश एक चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आज होगी, क्योंकि इसको लेकर आज बिल पेश होना है और इस बिल में क्या कुछ अहम बातें हैं वो हम विस्तार से बांटेंगे। साथ ही इस बिल के क्या फायदे होंगे वो विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। संविधान पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीते कल भी हमने देखा कि संविधान को लेकर के राज्यसभा में किस तरीके से शब्दों के बाढ़ और सियासी बाढ़ चले, और अब आज भी ये सियासी बाढ़ चलते हुए नजर आएंगे। इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से तीसरी प्रमुख खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रेड 4 की पाबंदियां जो है वो लागू कर दी गई हैं। और ग्रेड 4 में क्या कुछ पाबंदियां हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन साथ ही चौथी खबर होगी इस वक्त इंटरनेशनल से जुड़ी। जी हां, अब कहीं ना कहीं ट्रूडो की जो कुर्सी है वो खतरे में नजर आ रही है, और ये कुर्सी जो खतरे में क्यों है इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तो कई सारी प्रमुख खबरें हैं, और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत न्यूज पंच की। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन है। जी हां, जो कि आज देश के संसदीय इतिहास में बेहद ही खास होने वाला है। दरअसल सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 अहम बिल सदन में आज पेश करेगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज इस बिल को पेश करेंगे। हालांकि एक देश एक चुनाव को लेकर कई पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, तो कई इसके विरोध में भी हैं। बताएंगे आपको, पर उससे पहले आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए पिछले साल सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इसको लेकर पूरी रिपोर्ट इस कमेटी ने तैयार की और 14 मार्च को राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद अब आज ये बिल सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही ये सवाल अब हर किसी के जहन में है कि आखिर एक देश एक चुनाव कब लागू होगा, विधानसभाओं के कार्यकाल को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, ये तमाम बातें हम सब जानेंगे। और लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद इसके क्या क्या फायदे होंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद में सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो है वो है जो चुनाव पर खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कम हो जाएगा। पैसों के साथ साथ समय की भी बचत होगी, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव होते हैं राज्यों में, और ऐसे में अगर ये लागू होता है तो जीडीपी में इसका सीधे तौर पर इजाफा होगा। राज्यों पर जो है वित्तीय बोझ वो अलग से नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार में ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव निपटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम देखें तो वोटों के लिए रेवड़ी बांटने का काम भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो रेवड़ी बांटने की बात तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आते हैं वो काम भी अब कम हो जाएगा इसके लागू होने के बाद। प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, जो हर बार सुरक्षा मुहैया कराते हैं चुनाव को लेकर के, उन पर बोझ कम होगा। केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी, क्योंकि जब भी आचार संहिता लागू होती है, किसी भी जगह के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होती है, तो कई सारे निर्णय लेने में सरकार असहज होती है और कई सारे नियम लागू हो जाते हैं। तो ऐसे में नीतिगत निर्णय लेने में आगे आने वाले समय में देर नहीं होगी जब एक देश एक चुनाव लागू होगा। तो साथ ही अगर हम देखें तो चुनाव आयोग का भी काम जो है इससे आसान होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके साथ ही अब एक देश एक चुनाव के साथ ये तो रहे तमाम फायदे, लेकिन फायदे के साथ में चुनौतियां क्या क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कई संवैधानिक संशोधनों की जरूरत इसमें होगी, कई चीजों में संशोधन करना होगा। इसके साथ ही अगली चुनौती अगर हम बात करें तो संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की भी चुनौती सरकार के सामने होगी कि आखिर ये बहुमत 2/3 बहुमत जो है आखिर कैसे राज्यसभा और लोकसभा में जुटाया जाए, क्योंकि लोकसभा में 543 सीटों में से 2/3 बहुमत का आंकड़ा
362 होता है। 362 का आंकड़ा इस वक्त सरकार को पार करना होगा। लोकसभा में बहुमत का फैसला वोटिंग में मौजूद सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर व्हिप भी जारी किया गया है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का ये प्रस्ताव है। हालांकि इसको लेकर कई जो राजनीतिक दल है वो इसका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये तो बात रही लोकसभा की। राज्यसभा की अगर बात करें तो सरकार की जरूरत 2/3 बहुमत की है राज्यसभा में भी, और 164 सीट के जादुई आंकड़े से एनडीए अभी इस वक्त कहीं ना कहीं हमें दूर नजर आ रही है। लेकिन ये दूरी कैसे खत्म होगी, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। कोविंद समिति ने की थी एक साथ चुनाव कराने की ये सिफारिश, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। कई दिनों का वक्त लगा, कई पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल घटेगा और 3 से 5 महीने जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं इसका घट जाएगा। इसके साथ ही हम देखें तो गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 महीने जो है वो कम हो जाएगा। तो ये तो रही चुनौतियां, ये तमाम चुनौतियां रहेंगी केंद्र सरकार के सामने। इसके साथ ही कोविंद समिति ने इस रिपोर्ट के साथ साथ क्या सिफारिश की है वो भी आपको बता देते हैं। कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए, ये सिफारिश कोविंद समिति की तरफ से की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखिए तो पहले चरण के तौर पर कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, यानी कि पहला चरण जो होगा वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके साथ ही दूसरा चरण जो है वो 100 दिन के भीतर निकाय और पंचायत चुनाव में हो, यानी कि जब एक साथ चुनाव की बात आएगी तो निकाय और पंचायत चुनाव भी एक साथ होंगे। लोकसभा की पहली बैठक की तारीख नियत तिथि पर होगी। तो ये तमाम इसके पहलू हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर विस्तार से जानेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पंच। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं एक साथ एक देश में एक चुनाव कराने को लेकर के कि इसके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, इसके क्या फायदे होंगे। लेकिन इसी बीच भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक का स्वागत किया है, और स्वागत के साथ में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा बना ही है डिबेट और डिस्कशन के लिए। कोई भी कानून आता है, कोई भी संविधान संशोधन आता है तो उसमें बहुत सारी बातें शुरू में होती हैं, पर एक बार जब खुले मन से लोकसभा के सभी सांसद अपनी राय रखते हैं, सभी बातें एक साथ आ जाती हैं, सभी का मिलकर जो सामूहिक निर्णय होता है उस हिसाब से लोकसभा में कानून बनता है। पर पहले ही यह कहना कि नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, और यह कहना कि जो निर्णय बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आज वह पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। यह सोच केवल कांग्रेस की ही हो सकती है। तो ये तो बात रही भाजपा की, लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने एक देश एक चुनाव विधेयक का विरोध करने की बात कही। क्या कुछ कहना उनका वो भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे अपने संवाददाता से बात। एकदम अपोज कर। आवर पार्टी स्टैंड इज टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वन नेशन
तो कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर कई सारे जो राजनीतिक दल हैं वो इसके समर्थन में भी नजर आ रहे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ दल इसी बीच में ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि समर्थन करना है या नहीं करना। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी ले रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज का दिन संसदीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? कौन कौन से राजनीतिक दल इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से राजनीतिक दल विरोध करते नजर आ रहे हैं? देखिए, एनडीए के जो सहयोगी हैं तकरीबन 32 दलों ने, जब पैनल ने सुझाव मांगे थे और अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, तब इस बिल के समर्थन में कहा था कि एक देश एक चुनाव सही है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए जी। और करीब 15 दल ऐसे थे जो इंडी गठबंधन के हैं, उन्होंने विरोध किया था। आपने टीएमसी को सुना ही, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि विरोध करेंगे, कांग्रेस का रुख भी विरोध का ही है। लेकिन इस बीच बसपा, जिसने बहुत स्पष्ट राय नहीं रखी थी, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर उसने कहा है, मायावती ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो समर्थन में है एक दल एक चुनाव के। देखिए, ये जो बिल आ रहा है, जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, इसको लेकर प्रावधान है। तो उससे जुड़े जो बदलाव हैं, जो संविधान संशोधन है, वो रखे जाएंगे। जबकि विधानसभा के साथ साथ जो नगर पालिकाओं या पंचायतों के चुनाव है, वो बाद में देखा जाएगा, वो इस बिल में नहीं है। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आप देखें कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना होगा, यानी मतदाता सूची एक हो, और राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम आधे राज्यों में उसकी एक अनुमति लेनी होगी, वहां से पारित कराना होगा। तो वो एक आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल जो विधेयक आया है उसमें जो हमें जानकारी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, इसको लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है उसके प्रावधान किए गए हैं। हम जानते हैं कि कहा गया है कि 2029 के चुनाव के बाद एक अधिसूचना जारी होगी और तब लोकसभा के गठन के बाद ये होगा कि 5 साल बाद ये चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो 2034 से अगर सब कुछ सही रहा तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जो ये विधेयक आ रहा है उसके मुताबिक। चलिए, फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई सारे राजनीतिक दल जो हैं वो इसके सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई इसके विरोध में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या तस्वीर रहेगी सदन में जब इस बिल को पेश किया जाएगा, तो इस पर तो रहेगी हमारी नजर लगातार। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो राज्यसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और आज चर्चा का दूसरा दिन है। आज संविधान पर चर्चा की शुरुआत सदन के नेता जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके अन्य सदस्य भी आज इस चर्चा में शामिल होंगे। इनमें पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार को शुरू हुई थी और इस चर्चा को शुरू किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को जमकर वो घेरती हुई नजर आई हैं। कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली और कुल मिलाकर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के पहले दिन खूब सियासी बाण चलते हुए कल नजर आए। फिलहाल अब आज भी पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से रणनीति बन चुकी है। क्या है दोनों दलों की रणनीति, इस पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को किस तरीके से घेरा था, किस तरीके से वार करती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई थी ग्राफिक्स के जरिए, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो निर्मला सीतारमण की अगर हम देखें तो कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पर संविधान को कुचलने की बात उनकी तरफ से कही गई है। कई सारी बातें उन्होंने अपने इस दौरान रखी है। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और इस बीच संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। बीजेपी कांग्रेस ने हालांकि दोनों की तरफ से जो रणनीति है वो बना ली गई है और आज की अगर बात करें तो जेपी नड्डा आज इस चर्चा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और जेपी नड्डा अपने संबोधन में क्या कुछ बातें कहेंगे इस पर रहेगी नजर। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बातें कल कही गई थी। कांग्रेस पर कई तरीके की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कांग्रेस ने वंचित रखा है
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। तो संविधान पर यह चर्चा चल रही थी और इसी बीच निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बातें कही गई। नेहरू के खिलाफ कविता सुनाने के आरोप में सजा का ऐलान किया गया था, ये बात उन्होंने जिक्र किया इसका। मजरू सुल्तानपुरी और बलराज साहनी को 1949 की बात उन्होंने कही। राजनीतिक जीवनी नेहरू और फिल्म किस्सा कुर्सी का जो फिल्म आई थी उस पर भी कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया। तो जो बात संविधान की कही जाती है कांग्रेस की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पलटवार करती हुई निर्मला सीतारमण नजर आई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और काफी अहम ये दिन रहने वाला है। पक्ष विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा चुकी है। जेपी नड्डा आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपडेट्स क्या हैं आपके पास? महत्वपूर्ण दिन खासतौर से राज्यसभा में, जबकि हमने देखा कि कल भी जो 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान को अंगीकार किए हुए उसकी जो वर्षगांठ मनाए जाने को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी, पहले लोकसभा में हमने देखा 2 दिन चर्चा हुई, राज्यसभा में आज दूसरा दिन है। और कल हमने जो दिन देखा, जिस तरीके से कांग्रेस को कई बिंदुओं पर खासतौर से संविधान संशोधनों के माध्यम से, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी की मसला हो या फिर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन रहा हो, जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, उसको लेकर वित्त मंत्री ने तमाम बड़े मुद्दे ऐसे रखे और कहा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक में दखल देने की कोशिश की, संविधान के खिलाफ तमाम काम हुए। तो इन सब चीजों को, कांग्रेस के जो कार्यकाल की चीजें थी उसको हाईलाइट किया गया बीजेपी की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि उनकी तरफ से जो देश के विकास के लिए जो तमाम कामकाज हुए हैं, उन्होंने उस पक्ष को अपना रखा और सत्ता पक्ष पर भी उन्होंने आरोप लगाए संविधान को लेकर। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सदन में जो चर्चा हो रही है वो एक सार्थक चर्चा है। इसमें जो तमाम पहलू हैं संविधान को लेकर वो सबके सामने निकल कर आ रहे हैं और किस तरीके से अलग अलग सरकारों के दौरान, खासतौर से कांग्रेस की सबसे ज्यादा लंबी सरकारें नहीं है देश में आजादी के बाद, तो उस दौरान संविधान को लेकर क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से संविधान के सम्मत या संविधान के विरोध में बातें चली गई, इन सब चीजों को भी सदन में हमने देखा कि कल तमाम वक्ताओं के द्वारा ट्रेड बेंचेस की तरफ से रखा गया। इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के इतर जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी अपने अलग पक्ष को इसमें रखा है। खासतौर से अगर हम टीएमसी की बात करें तो उन्होंने जो प्रियम्बल के जो 10 शब्द हैं उनको लेकर एक रणनीति बनाई है कि चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, इस तरीके के इन शब्दों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सांसदों के द्वारा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो एक रोचक बहस सदन में इस संविधान पे चर्चा के दौरान दिखाई दे रही है। चलिए, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राज्यसभा में आज जब ये चर्चा शुरू होगी तो उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ ही न्यूज पंच में अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं और ये अगली प्रमुख खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, दिल्ली में जहां एक और ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण पर भी रोक नहीं लग पा रही। दिल्ली वाले इन दिनों अगर हम देखें तो डबल अटैक का सामना कर रहे हैं, डबल अटैक को झेलने के लिए मजबूर है। सोमवार रात से ही दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत ज्यादा जब बिगड़ने लगे और हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई और इसी वजह से दिल्ली में एक बार फिर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और साथ ही अगर हम देखें तो इसके तहत कई चीजों पर पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। पर क्या ग्रैप लागू करना ही एकमात्र उपाय है दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बार बार बढ़ते इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन घोल रहा है दिल्ली की हवा में ये जहर? आखिर दिल्ली वालों को कब मिलेगी प्रदूषण के इस जहर से निजात? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की करेंगे कोशिश, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद आखिर किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको दिल्ली की ताजा तस्वीर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। ये 3 तस्वीरें हैं जहां एक और ठंड का प्रकोप दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है वो कंफ्यूज है ये जानने में कि जो धुंध का सामना हर रोज दिल्ली की आम जनता कर रही है,
ये धुंध है या फिर प्रदूषण। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की आबोहवा इस वक्त कैसी है। सुबह सुबह जब अपने घर से कोई व्यक्ति निकला, दिल्ली में आम जनता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में धुंध भी थी और साथ ही ठंड भी थी। तो ठंड तो आ ही चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। फिलहाल ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है और ग्रैब 4 के लागू होने के बाद क्या कुछ पाबंदियां हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। लोडर समेत अन्य भारी वाहनों के प्रवेश को इजाजत नहीं रहेगी दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को केवल प्रवेश दिया जाएगा। तो ग्रैब 4 लागू करने के बाद में अब कहीं ना कहीं कई सारी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू हो गई हैं। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। जो बाहर के कमर्शियल वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश, दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही जो ऑफिस हैं उनके लिए भी कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं और कई सारे ऑफिस ने इसको अपने जो कार्यालय हैं वहां पर लागू भी कर दिया गया है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये तमाम वो पाबंदियां हैं ग्रैब 4 की जो इस वक्त लागू की गई हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील ओझा इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं पर रुख करेंगे। सुशील, दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से बद से बदतर हालात में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ ठंड भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली वासियों का सवाल यही है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण से राहत कब मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दी, ठंड का जो है तापमान गिरता गया, उसी तरीके से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 दिन 2 दिन की बात करें तो पहले जो है पॉल्यूशन का स्तर कम था, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती गई हवा का जो रफ्तार जो धीमी पड़ी और हवा मौसम में नमी आने की वजह से जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता गया, यूं कहें कि आज दिल्ली की जनता मजबूर है जहरीली हवा में सांस लेने को। हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर कोई परेशान है, घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम केंद्रीय दिल्ली की बात करें तो वहां भी जो है पॉल्यूशन का स्तर AQI का लेवल जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं AQI का जो लेवल है वो एक बार फिर से कल देर रात की भी अगर हम बात करें तो 400 पार कई जगह पर दिल्ली के अंदर क्रॉस कर चुका है और इसी के बाद में मजबूरी में आकर के ग्रैब 4 दिल्ली के अंदर लागू किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिर दिल्ली की आबो हवा में जहर कौन घोल रहा है। फिलहाल शुक्रिया सुशील तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। तो ये तो बात रही दिल्ली की और दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं कनाडा की। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ट्रूडो जैसे ही एक झटके को सहने के लिए तैयार होते हैं उन्हें अगला झटका लग रहा है। और बीते कल की अगर हम बात करें यानी कि सोमवार को कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के मंत्रिमंडल से इस्तीफे का झटका ट्रूडो इससे अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बड़े नेता ने तगड़ा झटका ट्रूडो को दे दिया है। साथ ही कई सांसदों ने ट्रूडो के इस्तीफे की मांग को लेकर एक पत्र भी लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं इस समय ट्रूडो पर सवालों की बौछार है। एक तरफ उनके खिलाफ आलोचना बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रूडो की राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो की आज ऐसी हालत हो चुकी है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। दरअसल ट्रूडो समझ रहे थे कि खालिस्तान का समर्थन करके और भारत के खिलाफ चलकर वो एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन उनके इस सपने पर एकदम पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा में मचे सियासी उठापटक को लेकर जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। तो उससे पहले लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल देते हैं कि आखिर ट्रूडो की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि ट्रूडो की जो कुर्सी है वो इस वक्त खतरे में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, जिनकी कुर्सी पर अब कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। कई सारे जो उनके अपने सांसद हैं उन्होंने पत्र लिख करके ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले बीते कल डिप्टी पीएम पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं और कई सारे आरोप भी उन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर लगाए अपने इस इस्तीफे के साथ में। ऐसे में वित्त मंत्री ने अपने पद से जब इस्तीफा दे दिया तो एक बार फिर से सवालों की बौछार ट्रूडो पर होती हुई नजर आ रही है। भारत के खिलाफ चलने कहीं ना कहीं ये नतीजा इस वक्त ट्रूडो को
देखने को मिल रहा है। ट्रूडो ने लिबनेन को अपना वित्त मंत्री फिलहाल बना दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मुखर्जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित, अगर हम कनाडा की बात करें तो सियासी उठापटक लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट और ताजा हालात कनाडा के? जी बिल्कुल, देखिए ये एकदम ये जो परिस्थिति जो सामने आई है बिल्कुल एकदम से नहीं हुई है। पिछले 3-4 महीनों से ही जो है ट्रूडो की स्थिति जो है बहुत खराब रही है। इनफैक्ट उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था सितंबर में, जिससे तो वो उभर आए हैं। उसके बाद भी उसकी अपनी पार्टी के लोग, जो लिबरल पार्टी के लोग हैं, वो चाहते थे कि वो अपना इस्तीफा सौंप दे और स्टेप डाउन करे। उनके लिए अक्टूबर 28 का 28 तारीख को अक्टूबर 28 तारीख का डेडलाइन भी रखा था, पर उसके बावजूद भी किसी तरह से ट्रूडो जो है मैनेज करके उस स्थिति से उभर आए। बट अभी जो हाल में जो स्थिति अभी देखी जा रही है, इनफैक्ट ये इसके पीछे कई कारण हैं। इनफैक्ट मुद्रास्फीति जो है कनाडा की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसका जो दर है उसमें हाउसिंग इश्यूज आई है, जिसके चलते जस्टिन ट्रूडो का जो पॉपुलैरिटी था, लोकप्रियता था, वो एकदम से कम हो चुकी थी, जिसके चलते अब उनके पार्टी वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगले साल जब चुनाव आने वाली है उनकी जो लोकप्रियता एकदम खत्म है। और इनफैक्ट 3-4 महीने पहले भी जो एक उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुए थे 2 सीटों पर कनाडा में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सीटें थी। लिबरल पार्टी जो ट्रूडो की पार्टी है, उसमें भी उनकी पार्टी का बहुत करारी हार उनको मिली थी उसमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है उसकी वजह से उनकी पार्टी को सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसीलिए सांसदों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे दे। फिलहाल शुक्रिया अमित मुखर्जी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर हम देखें तो जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर फिलहाल खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो अपने इस कुर्सी को बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।